मैं हूं साइनो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये दिन था 3 जुलाई 1995 का। राजधानी दिल्ली के कुछ बड़े मीडिया हाउसेस में एक फ़ोन आता है और फ़ोन की दूसरी ओर से एक आदमी ये बोलता है कि एक कांग्रेस के नेता के रेस्टोरेंट में किसी आदमी को तंदूर में जलाने की कोशिश की गई। और ये सुनते ही सभी मीडिया के क्राइम रिपोर्टर्स इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये केस कितना बड़ा बनने वाला है। ये एक ऐसा केस था जिसने न जाने कितने रिपोर्टर्स को एक स्टार रिपोर्टर बना दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मर्डर करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का ये एक अनोखा मामला था जिसे दुनिया की तारीख में तंदूर कांड के नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों, मैं साइनो फिर से लेके आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली कहानी जिसे दुनिया तंदूर कांड के नाम से जानती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा क्लिक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है ताकि मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके लिए बना सकूं। तो कहानी को शुरू करते हैं। 1995 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, उसकी पत्नी नैना साहनी और मतलूब करीम, ये तीनों इस कहानी के मेन किरदार हैं। अब इन दिनों के नाम याद रखिए। राजधानी दिल्ली, जहां आज के समय में होटल संग्रीला है, वहां 1995 में अशोका यात्री निवास हुआ करता था और उसी के अंदर ही टेंडर पर एक बगिया नाम का ढाबा चला करता था जिसे तब के दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा चलाया करता था। सुशील, नैना और मतलूब करीम जाकिर हुसैन कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो तीनों ही द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट्स ब्रांच का हिस्सा है। और बाद में उन तीनों ने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहां सुशील धीरे धीरे उसका प्रेसिडेंट बना और नैना और मतलूब वहाँ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। नैना और मतलूब की जोड़ी कॉलेज के समय से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अनऑफिशियली ये भी कहा जाता था कि मतलूब शायद नैना को पसंद करता था, लेकिन वो हमेशा एक अच्छे दोस्त बने रहे। जबकि इलेक्शन के दौरान सुशील और नैना के बीच में क्लोजनेस ज्यादा ही बढ़ गया था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली। और मतलूब करीम नैना के लिए जो उसका प्यार था उसको अपने दिल में ही दबा कर रह गया था। शादी के बाद सुशील और नैना दोनों बहुत खुश थे। उनका समय अच्छा चल रहा था, वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था उन दोनों के बीच। सुशील अपने पॉलिटिकल कैरियर में आगे बढ़ना चाहता था और उसी के लिए काम कर रहा था, लेकिन वहीं नैना और मतलूब की दोस्ती भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। मतलूब चाहता था कि नैना भी यूथ कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करे और नैना भी मतलूब के कहने पर यूथ कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही थी। मतलूब करीम और नैना की दोस्ती के बारे में सुशील को भी अच्छी तरह से पता था, लेकिन शादी के बाद भी मतलूब का नैना की लाइफ में इंटरफेयर करना सुशील को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलूब और नैना की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कई बार तो मतलूब नैना के साथ खुलेआम फ्लर्ट भी करता था और उन दोनों की दोस्ती ने सुशील के दिल में एक शक का बीज बो दिया था। सुशील ने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि नैना और मतलूब काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारने लग गए थे। वो दोनों साथ में पार्टी करते थे और शराब पीते थे और ये सब देख के सुशील को शक हो गया था कि मतलूब का उसके वाइफ नैना के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये बात है 2 जुलाई 1995, करीब रात के 8:30 बजे सुशील अपने घर का दरवाजा खोल के अंदर आता है और अंदर आते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ नैना किसी के साथ फोन पर हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन सुशील के आने का पता चलते ही नैना ने फोन काट दिया था। सुशील तब नैना से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। नैना उससे बोलती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो एक रॉन्ग नंबर था। और ये बोलते ही वो किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन नैना के बिहेवियर को देख के सुशील को शक हो गया था। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो फोन के पास जाता है और वहाँ रीडायल का बटन दबाता है और सुशील जो शक कर रहा था वो शक बिल्कुल सही निकलता है। वो रॉन्ग नंबर किसी और का नहीं बल्कि मतलूब करीम के घर का था और इसी से ये पुख्ता हो जाता है कि नैना और मतलूब के बीच में कुछ चल रहा है। और उसके गैर हाजिरी में नैना और मतलूब एक दूसरे के साथ घंटों बात करते रहते हैं। उसके बाद सुशील अपने वाइफ को कन्फ्रंट करता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम्हारे और मतलूब के बीच में अफेयर चल रहा है। ये बात सुन के नैना में बहस करने लग जाती है और अपने बचाव में वो भी कई बातें सुशील को कहना शुरू कर देती है। दोनों के बीच काफी देर तक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद सुशील का गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने लाइसेंस वाले पिस्टल को नैना के ऊपर तान देता है। और उस 2 जुलाई 1995 की रात करीब 9 बजे सरकारी क्वार्टर 8/2A से 3 गोली चलने की आवाज आती है और ये गोलियां सुशील ने अपने वाइफ नैना के ऊपर चलाई थी। पहला गोली कमरे के छत पे लगा, दूसरा गोली नैना के गर्दन पर लगा और आखिरी और तीसरी गोली नैना साहनी के सर पर लगा, जिससे उसी समय नैना की मौत हो जाती है। जो एक खूबसूरत लव स्टोरी कॉलेज से शुरू हुई थी उसका अंत 3 गोलियों से हुआ। कुछ समय बाद जब सुशील का गुस्सा शांत होता है वो रियलाइज करता है कि उसने अपने ही पत्नी का गोली मार के हत्या कर दी थी। वो रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया था। वो गिल्ट से भर जाता है।
लेकिन वो इस मिस्टेक को वापस सही नहीं कर सकता था, ये उसके हाथ में नहीं था। फिर वो अपने दिमाग को शांत करने का कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद एक पॉलीथीन का इंतजाम करता है। कुछ घंटों बाद सुशील फ्लैट का दरवाजा खोलता है, वो बाहर निकलता है एक बड़ी पॉलीथीन के साथ, जिसे वो खींचता हुआ अपने गाड़ी की तरफ ले जाता है। वो कार की डिक्की खोल के उस पॉलीथीन को उसके डिक्की में डाल के वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सुशील पूरे फुल स्पीड में अपने कार को चला के इनकम टैक्स ऑफिस के ब्रिज के पास आता है। वो उस पुल से जो नैना की लाश उसने अपने डिक्की पे रखा हुआ था उसे यमुना नदी में फेंकने का सोच रहा था, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वो ये कर नहीं पा रहा था और उस ब्रिज के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे सही मौका नहीं मिल पाया था। तभी उसके दिमाग में और एक आइडिया आता है। वो अपनी कार लेके कनॉट प्लेस की ओर चला जाता है। वो अपनी कार को लेके पूरे फुल स्पीड में जाते हुए अशोका यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाके रुकती है। रेस्टोरेंट में आम दिनों की तरह ही लोग बैठ रहे थे। वो कार से निकलता है और अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर केशव सुशील का बहुत खास था और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील कुमार अपने मैनेजर केशव को कहता है कि इस रेस्टोरेंट को जल्दी से आज के लिए बंद कर दे और सभी कस्टमर्स को ये बोल दो कि खाना खत्म हो गया है। केशव को ये सुन के अजीब तो लगता है, लेकिन वो मालिक के सामने क्या बोल पाएगा, तो वो कुछ नहीं बोलता। केशव ने बस इतना ही कहा कि जो अभी खा रहे हैं उनको खाने देते हैं और उसके बाद हम रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे। सबके जाने के बाद केशव को छोड़ के बाकी स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई थी और जितने भी लाइट्स थे वहाँ उन सबको भी ऑफ कर दिया था। सिर्फ एक ही चीज चल रहा था उस रेस्टोरेंट में उस दिन, और वो था वहाँ का तंदूर। सुशील ने केशव को पूरी बात बता दी थी और केशव ये सब सुन के काफी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी केशव ने सुशील का साथ देने के लिए एग्री कर लिया। उसके बाद दोनों मिलके सुशील की डिक्की से नैना साहनी के लाश को बाहर निकालते हैं और उसे तंदूर में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेड बॉडी के साइज की वजह से वो तंदूर में पूरा घुस नहीं रहा था, वो फिट नहीं हो रहा था तंदूर के अंदर। लेकिन उन दोनों ने किसी तरह नैना साहनी के बॉडी को तोड़ मड़ोड़ कर तंदूर के अंदर पूरा बॉडी डाल ही दिया था। उसके बाद लाश को अच्छी तरह जलाने के लिए ताकि कोई सबूत न रह जाए, उन्होंने बटर के कई डब्बे और बैनर्स जो कि यूथ कांग्रेस के बैनर्स थे उसको अच्छी तरह से यूज किया। लेकिन इतने सारे बटर डालने की वजह से वहाँ जो आग था वो बिल्कुल तेज हो गया था। वो आग की लपटें बिल्कुल ऊपर जा रही थी और वो शेल्टर की तरफ पहुंच गई थी। वो आग इतनी तेज हो चुकी थी कि रेस्टोरेंट के बाउंड्री के बाहर से भी कोई उस आग को देख सकता था। और ऐसा ही कुछ हो गया। बगिया रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी के ठेले लगाने वाली एक औरत रहती थी जिसका नाम था अनारो देवी। उसने जैसे ही आग के लपटों को देखा वो बिल्कुल घबरा गई और चिल्लाने लग गई। और फिर अनारो देवी की आवाज कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू के कानों तक पहुंची। अनारो देवी की शिकायत से कांस्टेबल अब्दुल नजीर दीवार के ऊपर से चढ़कर देखता है तो वो देखता है कि तंदूर से आग निकल रही है और उसके बाजू में ही दो लोग खड़े होकर कुछ जला रहे हैं। और उसके बाद कांस्टेबल अब्दुल नजीर मैनेजर केशव का नाम लेके दरवाजा खोलने को कहता है और पूछता है कि वो ऐसा क्या चला रहा है कि बाहर तक भी आग पहुंच रही है। उसके बाद कांस्टेबल जैसे ही अंदर आता है वो केशव को घबराते हुए देखता है और उससे फिर पूछता है कि क्या जला रहे हो कि आग इतनी उठ रही है। केशव घबराते हुए बताता है कि उसने जिस पोस्टर्स को जलाया है जो ऐसे ही पड़े हुए थे, लेकिन कांस्टेबल अब्दुल नजीर की नजर किसी इंसान के हाथ और उंगली पे पड़ गया था जो कि तंदूर पे उसे नजर आ रहा था जलते हुए, और उसे पता चल गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो सीधा बाहर आता है और पास के पुलिस स्टेशन में खबर कर देता है। फिर देखते ही देखते पुलिस पीसीआर की गाड़ियाँ बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और उन पीसीआर की गाड़ियों को देख के सुशील शर्मा वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। और इसी तरह हमारे आपके सामने आता है शक और वहशीपन का दुनिया का एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगले ही दिन ये खबर मीडिया के जरिए दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता मतलूब करीम को मिलती है। वही मतलूब जिसकी दोस्ती ने एक घर को बर्बाद कर दिया था, और मतलूब ही वो पहला आदमी था जिसने सारी दुनिया को ये बताया कि तंदूर में जो आधी भुनी हुई लाश थी वो नैना साहनी की है। वही नैना साहनी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा की पत्नी थी, और इसकी पहचान उसने उंगली में पहनी अंगूठी से की थी। उसका बोलना था कि ये अंगूठी उसी ने नैना को उसके बर्थडे पे दिया था। मतलूब करीम ने पुलिस को ये भी बताया कि उसे शक है कि नैना का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने किया है जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। और वहाँ केशव ने भी लॉकअप में पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके बाद पुलिस का बस एक ही सवाल था कि आखिर सुशील शर्मा गया कहाँ, और पुलिस को उनके खबरियों से पता चला कि सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर चला गया था। वहाँ उसने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और उसी के साथ बेंगलोर के एक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देने वाला था कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। हालांकि इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को हो चुकी थी और 10 जुलाई को सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दिल्ली वापस ले जाने के बाद सुशील शर्मा ने कबूल किया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का मतलूब करीम के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी गुस्से में उसके हाथों से गोली चल गई थी। अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा मिसाल कम ही मिलता है, और इसीलिए 7 नवंबर
2003 को लोअर कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में रखते हुए सजाए मौत का ऐलान किया, लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। और फिर 2015 में सुशील शर्मा पैरोल के लिए अपील करता है और उसकी ओर से ये दलील दी गई थी कि उसने उम्र कैद से ज्यादा की सजा जेल में काट ली है और उसके बाद बिना किसी शर्त पे उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। तो उसका अरेस्ट हुआ था 1995 में और फिर 2015 में वो पैरोल से रिहा हो जाता है और इस समय सुशील शर्मा नई नाम और नई पहचान के साथ देश के किसी कोने पे अपनी बची हुई जिंदगी को गुजार रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपके बगल में बैठा हुआ इंसान तंदूर कांड का सुशील शर्मा है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इतना ख्याल रखें।